नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर महेंद्र पाटीदार आज आपके सामने एक शानदार वाली रचना जिसका नाम है यहाँ पर कठिन समय में। इस कठिन समय के रचनाकार कौन है? तो नाम आता है आपके पास रमेश चंद्र साहा। तो पहला आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही प्रश्न इसमें बनता हुआ दिखाई देता है कि कठिन समय में जो रचना है इसको लिखने वाले रचनाकार कौन है। तो अपने पास यहाँ पर उत्तर ये जाता है कि रमेश चंद्र साहा। यहाँ पर अपने को शानदार तरीके से उत्तर को टिक करना है। अब अगर हम यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नाम लिखा है कठिन समय में। जनरली ये जिस प्रकार की यहाँ पर विधा के अंतर्गत इसका नाम जाता हुआ दिखाई देता है वो है आपके पास डायरी विधा। डायरी विधा आदमी कब यहां पर लिखता है या डायरी विधा के अंतर्गत किस प्रकार की बातों का समावेश होता है? तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि इनका भी जो बचपन का समय है बड़ा ही कठिन समय में यहां पर बीतता है। तो नो डाउट इस प्रकार की जो बातें होती हैं जो वहां पर बीतती है वो आदमी वहां से कुछ ना कुछ उसमें सीखता है। और ये कहा जाता है कि जैसे जनरली हम जब बच्चों के सामने अगर इस प्रकार की विधाओं की बात करते हैं कि हमको भी हमारी दिन प्रतिदिन की डायरी लिखना चाहिए। अब डायरी क्यों लिखना चाहिए? तो एक तो सबसे प्यारी बात इन्होंने यहां पर रमेश चंद्र साहब ने ये कही थी कि इसके अंदर यहां पर हमारी किसी और के ऊपर निर्भरता नहीं रहती, पर निर्भरता नहीं रहती। आज हमारे दिन भर में हमारे साथ क्या घटित हुआ, हमारे साथ दिन भर में क्या घटित हुआ, उस प्रकार की बातों को लेकर के हम यहां पर उसमें नोट डाउन करते जाते हैं। अब यहां पर कठिन समय की जब अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहां पर 15 सितंबर 2009 से जयपुर से इसका जो है पॉइंट यहां पर इस डायरी लेखन का काम शुरू होता है। 15 सितंबर 2009 से जयपुर से, राजस्थान के जयपुर से इस डायरी लेखन नामक विधा की शुरुआत होती है जो भोपाल आते आते 2017 में इसका समापन यहां पर होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि वहां से लेकर के यहां तक की जब अगर अपन बात करते हैं तो लगभग लेखक ने, जिनका नाम है आपके पास रमेश चंद्र साहा, इस रमेश चंद्र साहा के उस डायरी के पन्नों में कितने साल का कंटेंट आता हुआ दिखाई देता है? तो आंसर है आपके पास यहां पर 2009 से लेकर के आप यहां पर 17 में जाते हैं तो लगभग 8 साल का कंटेंट इसमें यहां पर आता हुआ दिखाई देता है। इसी बात को लेकर के अपने को आज यहां पर इसमें जो मुख्य बातें हैं उनकी कहीं ना कहीं चर्चा करनी है। उसी संदर्भ में एक बात आपके पास कि यदि आप वास्तव में टीचर अगर यहां पर बनना चाहते हैं और ग्रामेटिकल से रिलेटेड आपको लगता है कि हमें प्रश्नों की आवश्यकता और पढ़ सकती है, यहां पर एक बात और कही जाती है कि पढ़ने के बाद आप जितने से ज्यादा प्रश्नों को लगाओगे आपकी गलतियां उतनी पता चलती जाएगी। और इसी प्रकार की एक हिंदी व्याकरण की जिसमें सारा हिंदी व्याकरण बढ़िया तरीके से यहां पर समाहित है। ये एग्जाम AT के प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध है या अमेजन से भी जो है आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और आपके लिए यहां पर मान करके चलिए कि जो आपका भी यहां पर कठिन समय है उस कठिन समय को पार करने में ये ग्रामेटिकल वाला जो आपके पास ऑब्जेक्टिव है उसको दूर करने में बड़ी मदद करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसमें यहां पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का शानदार तरीके से विवेचन किया गया है। चलते हैं हम यहां से इसमें, जैसे जब इसमें बात अगर आती हुई दिखाई देती है रमेश चंद्र साहा कठिन समय में क्या है, तो आंसर इसमें यहां पर ये डायरी नामक विधा है। अब इसमें एक बात यह है कि कभी कभी बच्चों के मन में यह डाउट होता है कि सर यदि रमेश चंद्र साहा से रिलेटेड उनकी जीवन परिचय के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो हमें यहां पर क्या करना है। एक बात ध्यान रखना है कि हां हम इस प्रकार की बातों को यहां पर देख लेते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि बेसिकली आपको इस प्रकार की रचनाओं को पढ़ाने के पीछे बच्चों को कुछ यहां पर आपको मैसेज देना होता है। रमेश चंद्र साहब का जन्म कहां हुआ, कब हुआ, किस राज्य में हुआ, किस राज्य में उन्होंने अपना पूरा जीवन यापन किया, कहां नौकरी पैसा किया, वो एक अपनी जगह बातें हैं। लेकिन फिर भी यहां पर इस प्रकार की बातों को मैं इसमें शुरू कर देता हूं। तो जैसे अगर अपन रमेश चंद्र साहा साहब की बात करते हैं तो रचना का नाम है कठिन समय में। जो लेखन लिखा गया है उसका नाम है यहां पर डायरी विधा के अंतर्गत आती है बात। कवि का परिचय, रमेश चंद्र साहा हिंदी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार, नाटककार, साहित्यकार, निबंधकार तथा कुशल समालोचक हैं। एक प्रश्न आपको इस प्रकार से भी यहां पर मिल सकता है कि रमेश चंद्र साहा से संबंधित सत्य कथन है, वे उपन्यासकार हैं, वे नाटककार हैं, वे साहित्यकार हैं, वे डायरी विधा के लेखनकार हैं। तब आपको यहां पर इसका उत्तर देना पड़ेगा उपरोक्त सभी। फिर आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म होता है 1937 में।
अब ये समय आपके पास वही वाला है जो स्वतंत्रता से पहले का समय है। तो 1937 में इनका जन्म होता है भारत में, भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक स्थान पर इनका यहां पर जन्म होता है। तो ऐसा आपके मन में डाउट आता है कि क्या रमेश चंद्र साहा का जन्म कब हुआ था 1937 में, ये प्रश्न आ सकता है। मेरे हिसाब से ये जो मेमोराइज वाली जो चीजें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी ये गौण इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यहां पर कम से कम ये 11 से लेकर के 20 तक के अंतर्गत आने वाले जो कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं उनके बारे में उनका जन्म वर्ष तो याद होना चाहिए, तो देन आप उसको याद कर लीजिए कि ठीक है 1937 का समय है। अगर ये कहां पर, तो आंसर आता है अल्मोड़ा पर। अल्मोड़ा कहां आता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड भारत का एक राज्य है। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ बढ़े, इसमें 2004 में भारत सरकार द्वारा, जैसे यहां पर भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि प्रकार के यहां पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो उसी कड़ी में भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित सम्मान रमेश चंद्र साहा साहब को मिलता है। और वो कब मिलता है? आंसर है 2004 में। उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो उस पुरस्कार का नाम अपने पास यहां पर आता हुआ दिखाई देता है, पद्मश्री यहां पर इसका नाम है। तो पहला पॉइंट अपने को इसमें यहां पर कि हां बनना चाहा तो प्रश्न बन सकता है कि रमेश चंद्र साहा को पद्मश्री 2004 में भारत सरकार के द्वारा कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आएगा पद्म विभूषण, दूसरा आएगा पद्म भूषण, तीसरे नंबर पर आपके पास यहां पर पद्मश्री। तो अपने को ये उत्तर देना है कि रमेश चंद्र साहा को 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर आगे इनके द्वारा रचित एक उपन्यास जिसका नाम है यहां पर विनायक, क्या हम याद करें? मेरे हिसाब से तो यहां पर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपका सिलेक्शन उस दिन भी हो जाएगा जिस दिन आपको यह पता पड़ जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब एग्जामिनर हमको अगर पॉइंट फोकस पर लेकर के जा रहा है कि पर्टिकुलर चीजों को फोकस करो और बेटा हमें इसके बारे में आपका नॉलेज टेस्ट करना है कि आपके पास है या नहीं है, फिर भी अगर हम याद रखना चाहें तो रखें, क्योंकि यहां पर 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है ये 2014 में मिलता है रमेश चंद्र साहा को, और उनकी कौन सी रचना के लिए? तो आंसर आता है विनायक। अब अगर हम यहां पर देखें तो इस विनायक का इस कठिन समय से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहां पर ये ठीक है कि चलो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई देता है, तो हम यहां पर इसको याद कर लें। तो देन गो याद कर लीजिए कि विनायक नामक उपन्यास को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। फिर यहां से आगे बढ़े इसमें, तो अगला जो अपना पास पॉइंट आता है इसमें कि उन्होंने उत्तरांचल इट मीन्स आपके पास उत्तराखंड के बाड़े छीना में हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। मतलब इनकी लाइफ जो शुरू होती है वो कहां से होती है? तो बाड़े छीना में हाई स्कूल में, बाड़े छीना में हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, और बाद में भोपाल जाने से पहले मध्य प्रदेश की सीधी और पन्ना जैसे छोटे शहरों के दूर दराज के कॉलेजों में पढ़ाया। मतलब यहां पर सबसे पहले इन्हें शुरुआत कहां किससे की? तो आंसर आता है उत्तराखंड से, जिसको हम उत्तरांचल या उत्तरांचल को ही उत्तराखंड कहते हैं। स्थान क्या है? बाड़े छीना। हाई स्कूल से इस पढ़ाना शुरू करते हैं, उसके बाद में मध्य प्रदेश में आ जाते हैं और मध्य प्रदेश में यहां पर प्रोफेसर बन जाते हैं, और सीधी और पन्ना जैसे कॉलेजों में यहां पर इन्होंने पढ़ाया। 1997 में हमीदिया कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य के विभाग अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए। अंग्रेजी साहित्य का इनको जैसे अपन कहते हैं कि एचओडी है ना, तो डिपार्टमेंटल जो है एचओडी यहां पर बना दिया। तो कौन से कॉलेज में? तो अपने को यहां पर आंसर आता है हमीदिया कॉलेज में 1997 में। और देखो अब बेसिकली कभी कभी क्या इसमें यहां पर आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये हिंदी के जाने माने डायरी लेखककार है, उपन्यासकार है, नाटककार है, लेकिन यहां पर इनके पास जो जिम्मा था वो अंग्रेजी विभाग का जिम्मा था। अंग्रेजी साहित्य के विभाग अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त होते हैं ये। फिर आगे बढ़े, हिंदी की वरिष्ठतम पीढ़ी के अनूठे रचनाकार, मतलब वरिष्ठतम पीढ़ी के अनूठे रचनाकार जो अपने लेखन की एक अलग प्रकार के अंदाज के लिए लिखने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। रमेश चंद्र साहा की डायरी पढ़ना, मतलब रमेश चंद्र साहा की डायरी पढ़ना कठिन समय में क्या है? तो आंसर आपके पास डायरी। जनरली आप हमको भी लिखना चाहिए,
हमें इससे यहां पर बहुत सारी चीजें पता चलती है कि कब हमने पास में क्या किया था, एक एनालिसिस का मौका मिलता है और जीवन का आगे की तरफ इसमें से यहां पर आधार मिलता है। तो डायरी पढ़ना एक विशेष अनुभव से गुजरना है, मतलब इनकी डायरी को अगर आपने पढ़ लिया तो पर्टिकुलर टाइम का आपने एक शानदार अनुभव इसमें यहां पर गेन कर लिया। डायरी लेखन की इनकी प्रथम कृति, अब यहां पर देखिए ये प्रथम कृति नहीं है, कौन सी, तो आंसर आपके पास है कठिन समय में। ठीक है, प्रत्युष यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो इसमें यहां पर ये जो है इसमें पहली रचना नहीं है कठिन समय में, कठिन समय में इनकी बाद की रचना है। इनकी यहां पर प्रथम कृति आती हुई दिखाई देती है अकेला मेला। पाठक जानते हैं कि इसमें सन 1981 से 1985 तक की अवधि के अनुभवों का संसार शामिल था। अब यहां पर फिर अगेन मैं आपको इस पाठ के माध्यम से और बताना चाहता हूं कि क्या हम यहां पर इसमें उलझें। मेरा यह कहना है कि अगर अपने को सुलझना है तो हमको सबसे पहले यहां पर उस बात पर फोकस करें जो हमारे सिलेबस में वहां पर उन्होंने हाईलाइट किया है। ठीक है कि अगर आपको लगता है कि नहीं रमेश चंद्र साहा की प्रथम डायरी के बारे में बात कर ले तो ठीक है, उनके जीवन पर इससे रिलेटेड बात आ जाएगी और उसका नाम क्या, अकेला मेला। ये कब से कब तक का इनका यहां पर अनुभव समाहित है, तो सन 1981 से लेकर के 85 तक का। जैसे अपन ने कहा था कि कठिन सितंबर 15 सितंबर 2009 से जयपुर राजस्थान से लिखना शुरू किया था और भोपाल आते आते, भारत भवन भोपाल आते आते 2017 में उसको वहां पर बाइंड अप करते हैं। तो इसका मतलब है कि कठिन समय में 2009 से लेकर के 2017 तक का टाइम पीरियड का समावेशन है, तो आंसर है यस। इसी प्रकार से इनकी जो पहली कृति है डायरी लेखन की पहली कृति है ना, रचनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, डायरी लेखन की प्रथम कृति जिसका नाम है आपके पास अकेला मेला, और 1981 से 1985 तक की अवधि के अनुभव इसमें यहां पर आते हुए दिखाई देते हैं। फिर यहां से इसमें जब अगर अपन आगे की तरफ अगर बढ़े तो अगला पॉइंट अब अपने पास यहां पर मेन बात कि पाठकों द्वारा सराही गई। इसका मतलब है यहां पर कि ये जो रचना है जिसका नाम है आपके पास यहां पर कठिन समय, ये पाठकों को भी बहुत बड़ी अच्छी लगी, पाठकों द्वारा सराही गई और आलोचकों द्वारा बहु प्रशंसित, मतलब जो इनके आलोचनाकार हैं उन्होंने भी यहां पर प्रशंसा की कि नहीं वास्तव में यार इस रचना में यहां पर कुछ बातें तो इनके जीवन के 2009 से लेकर के 2017 तक की बड़ी प्यारी बातें आई हैं। तो बहुप्रशंसित इन डायरी कृतियों का नवीनतम पड़ाव है जिसका नाम है कठिन समय में। अब यहां पर अपने को ये हो कंडीशन में याद रखना चाहिए, वो ठीक है अकेला मेला और वो जो विनायक वाला उपन्यास है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप इसको भूल जाते हो और उसको याद रखते हो तो फिर आपका कोई सेंस नहीं है। तो यहां पर यह है कि 15 सितंबर 2009 से इस डायरी लेखन की विधा का प्रारंभ होता है जिसको नाम दिया उन्होंने कठिन समय में। आंसर था आपके पास यहां पर जयपुर से प्रारंभ होती है और 23 फरवरी 2017 मतलब यहां से लेकर के यहां तक 8 साल का समय है। 23 फरवरी 2017 को भोपाल के हिंदी भवन में, मैंने भारत भवन के हिंदी भवन में हुए शरद व्याख्यान तक चली आई है। मतलब जयपुर से इसका पड़ाव शुरू हुआ और भोपाल में आकर के इसका पड़ाव जो है समाप्त होता है और यहां पर इस डायरी को पैक कर देते हैं। पाठक यहां भी वही रस प्रवाह, गहराई और अंतरंगता अनुभव इसमें यहां पर करेंगे जिस प्रकार से वो अपनी डायरी लेखन की हर एक विधा के अंतर्गत करते हैं। साहा जी की मान्यता इस विधा पर सटीक है। डायरी एक ऐसी विधा है जिस पर निर्भरता लागू नहीं होती। मतलब हम यहां पर जब अन्य रचनाएं लिखने का, इनका ऐसा मानना था रमेश चंद्र साहा जी का कि जब हम अन्य रचनाओं की रचनाएं करते हैं तो हमें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जब हम यहां पर डायरी लेखन जैसा कोई काम करते हैं तो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होता। ये पर निर्भरता शब्द का मतलब ही यहां पर दूसरों के ऊपर निर्भरता नहीं होती। वह ऐसे दैनंदिन घटनाओं, मतलब यहां पर दिन प्रतिदिन की घटनाओं को हम लिखते जाते हैं, चरित्रों और यात्रा प्रसंगों के लिए सही जगह मानते हैं। यहां आत्मसंवाद भी है और संवाद भी है, मतलब आत्मसंवाद की खुद से ही बातें करता है और जो यहां पर इस यात्रा के मध्य में जो आता जाएगा उनसे संवाद भी है। किंतु एक बहुपठित निश्चल साहित्यिक रसिक और खोजी व्यक्ति उसमें इस तरह संलग्न रहता है कि पढ़ने वाले की समझ का आकाश और विस्तृत हो जाता है कि नहीं,
वास्तव में यहां पर इसमें इन्होंने जो लिखा है अपनी डायरी के अंतर्गत, वो एक जबरदस्त तरीके का इसमें अनुभव है। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ अगर आप चलते हैं तो मैं आपको इसमें क्वेश्चनों का कुछ अभ्यास करा दूं, प्रश्नों का इसमें अभ्यास करा दूं। अब मैं ये मानता हूं कि मेरे साथी जितने भी यहां पर ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो इसका जवाब यहां पर देते जाएंगे। जैसे आया कि रमेश चंद्र साहा का जन्म कब और कहां हुआ था? 1947 भोपाल में, 1937 अल्मोड़ा में, 1950 लखनऊ में या 1935 देहरादून में। बिल्कुल बहुत फास्ट जवाब यहां पर प्रत्युष ने इसका उत्तर दिया कि सर इसका उत्तर आएगा 1937 अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कहां पर है? उत्तराखंड उत्तरांचल भारत में। ये जो है आप सब लोगों को यहां पर पता है, तो बिल्कुल यहां पर सही जवाब है इसमें कि इसका उत्तर जो है 1937 अल्मोड़ा। फिर यहां से इसमें आगे चलें तो रमेश चंद्र साहा को किस विधा में विशेष ख्याति प्राप्त है? क्या ये गणितज्ञ हैं? क्या ये वैज्ञानिक हैं? क्या ये साहित्यकार हैं या क्या दर्शन शास्त्र हैं? तो नो डाउट इस प्रकार के प्रश्नों में बिल्कुल यहां पर पुष्पेंद्र ने इसका जवाब दिया कि इसका उत्तर जो है जाएगा साहित्य। बिल्कुल 100% यहां पर सही बात आती हुई दिखाई देती है कि इसका आंसर आपके पास यहां पर साहित्यकार है। ठीक है, चलते हैं यहां से अपन आगे की तरफ। अगला प्रश्न अपने पास आता है, रमेश चंद्र साहा को 2004 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार या भारत रत्न? बड़ा क्वालिटी वाला प्रश्न है और इन प्रश्नों में तो और नियरनेस तब आता हुआ दिखाई देगा जब वो पद्मश्री, पद्म भूषण लिख दे, है ना। जैसे यहां पर उनके द्वारा यदि ये लिख दिया जाना इसमें यहां पर पद्म भूषण, या फिर उन्होंने वहां पर ऑप्शन में लिख देना इस प्रकार से पद्म विभूषण, तो ऐसी स्थिति में यहां पर विद्यार्थी और थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। अब यह है कि पुरस्कार तो यह भी मिला है, लेकिन यहां पर टाइम पीरियड लिया है कि 2004 की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें यहां पर ममता के द्वारा बिल्कुल सही इसका उत्तर दिया गया कि इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास यहां पर पद्मश्री। इसका आंसर क्या जाएगा? तो वो पॉइंट अपने पास आया पद्मश्री, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार तो बात की बात है। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर इसका उत्तर जो आप लोगों ने दिया है सभी लोगों ने इसमें सही दिया है और आंसर आएगा इसमें यहां पर पद्मश्री। फिर आगे की तरफ चलें, इसमें रमेश चंद्र साहा को विनायक उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? जनरली चर्चा नहीं करनी चाहिए, चर्चा करने का कोई औचित्य भी नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो पुरस्कार से रिलेटेड बात है और लेखक साहब के जीवन परिचय से रिलेटेड जो कुछ बातें हैं इसमें अपन ने यहां पर ले लिया कि ठीक है, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। बिल्कुल यहां पर सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। ठीक है, रत्नेश साहब का भी उत्तर इसमें यहां पर सही है। तो जब अगर अपन इसमें यहां पर देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण और राजीव गांधी राष्ट्रीय सम्मान, तो यहां पर आप सभी लोगों का उत्तर सही है। इसमें यहां पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है विनायक नामक उपन्यास पर इनको यहां पर मिला है। फिर आगे चलते हैं, इसमें रमेश चंद्र साहा ने अपने करियर की शुरुआत कहां से की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, बाड़ेछीना हाई स्कूल से, दिल्ली विश्वविद्यालय से या भारतीय लोक प्रशासन संस्थान से? जल्दी से यहां पर आप सभी जो है इसका उत्तर दें। ठीक है, आपने इसमें यहां पर सही उत्तर दिया है संदीप। इसमें इसका उत्तर जो है वो है बाड़ेछीना हाई स्कूल से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। बाकी जो लोग भी यहां पर जो बैठते हैं इसमें अपने रिमार्क देते रहें, कमेंट्स इसमें जो है वो लिखते रहें और आपको और क्या इसमें यहां पर चाहिए, आप लोगों के लिए अच्छा और क्या कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में वहां पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए ताकि आपके लिए उसमें वहां पर और बढ़िया इसमें यहां पर काम हो जाए। बिल्कुल ये उत्तर सभी का सही है, बाड़ेछीना स्कूल। और अपने दोस्तों यारों को वीडियो भी जो है वो शेयर भी करते रहें, है ना। चलते हैं आगे, ये बाड़ेछीना स्कूल बिल्कुल सही बात इसमें यहां पर। अगला प्रश्न, रमेश चंद्र साहा ने किन छोटे शहरों में शिक्षण कार्य किया? चूंकि यहां पर ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और मध्य प्रदेश से रिलेटेड होने के कारण जो है वो अपने को इसमें यहां पर जानना होगा। क्या कानपुर और लखनऊ से, भोपाल और इंदौर में, सीधी और पन्ना में, उज्जैन और ग्वालियर में? तो यहां पर जो बात की गई है वो आपके पास है सीधी और पन्ना के संदर्भ में, तो इसलिए इसका यहां पर सटीक उत्तर बिल्कुल सभी लोगों ने यहां पर इसमें सही दिया। परशुराम का भी आंसर इसमें सही है, सीधी और पन्ना बिल्कुल इसमें यहां पर सही है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। रमेश चंद्र साहा ने किस विषय में शिक्षण कार्य किया? हिंदी साहित्य में,
अंग्रेजी साहित्य में, इतिहास में और समाजशास्त्र में। अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि इन दो पॉइंट्स को तो अपन यहां पर हटा दें, लेकिन यहां पर लिखने वाले धुआंधार तरीके से हिंदी साहित्य के रचनाकार, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, यहां पर इन्होंने डायरी नामक विधाओं को लिखा, और विभाग अध्यक्ष के रूप में आपने देखा होगा हमीदिया जो कॉलेज है उसमें वहां पर अंग्रेजी साहित्य के ये एचओडी बने हुए थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जब अगर ये ऑप्शन अगर आता है तो थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद इसका उत्तर लगाना। अभी तो इसका आंसर यहां पर जाएगा अंग्रेजी साहित्य, लेकिन ये उत्तर जो है ये उत्तर भी गलत नहीं है और ये उत्तर भी जो है वो आपके पास यहां पर गलत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर अपने पास आता है तो दोनों पॉइंट हैं। हां, ये नेचर जो है आपके पास तब चेंज हो जाता जब इसमें यहां पर उत्तर की प्रकृति अगर इस प्रकार से हो जाती, उत्तर की प्रकृति बिल्कुल इसमें ज्योति ने जो यहां पर कहा है कि यदि उत्तर ऐसा हो जाता कि ए और यहां पर बी दोनों, तो फिर यहां पर ऐसी स्थिति में अपना सबसे सटीक वाला आंसर जो है वो क्या जाता, ए और बी। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में मैं कुछ आपको और ऐसी चीजें धुआंधार तरीके से यहां पर बताऊंगा। मैं अभी आप लोगों के लिए यहां प्रश्नों की जो है ऑनलाइन सीरीज भी लाने वाला हूं, जहां पर कि किसी प्रश्न के चारों ही उत्तर सही हो जरूरी नहीं है। चारों गलत हो तो उसमें सबसे कम गलत कौन सा होता है, ऐसा छांटना पड़ता है। जब चारों ही सही होते हैं तब उसमें से वहां पर देखना है सबसे ज्यादा सही कौन सा है, वो छांटना पड़ता है। ठीक है ज्योति, चलते हैं आगे। इसमें अगला पॉइंट अपने पास आया कि वे किस कॉलेज से विभाग अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, हमीदिया कॉलेज से और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। तो हमने यहां पर इस पार्ट के अंदर ये देखा कि ये हमीदिया कॉलेज से रिटायर हुए थे। तो बिल्कुल यहां पर भावना ने इसका सही उत्तर दिया कि इसका आंसर जाएगा आपके पास क्या, तो हमीदिया कॉलेज का आंसर जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके पास है इसमें कि निम्नलिखित में से रमेश चंद्र साहा की कौन सी रचना है। क्या गबन इन्होंने लिखा है, कठिन समय में इन्होंने लिखा है, गोदान या राग दरबारी। बिल्कुल बहुत फास्ट उत्तर, बहुत फास्ट उत्तर आदित्य का। यहां पर इसका उत्तर जाएगा बिल्कुल कठिन समय में, क्योंकि ऐसा लगा कि प्रश्न पड़ा हुआ है, यहां समय बचा ले, आगे कहीं और देखेंगे, जहां लगेगा वहां पर सोचने के लिए दिमाग लगाएंगे। तो इसका आंसर आपके पास है यहां पर कठिन समय में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से अगला प्रश्न है आपके पास इसमें कि रमेश चंद्र साहा के साहित्य में मुख्य रूप से किसका चित्रण मिलता है। आंसर आता है राजनीतिक संघर्ष का, ग्रामीण जीवन का, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का, ऐतिहासिक घटनाओं का। तो जब इनके साहित्य का अवलोकन करते हैं बिल्कुल यहां पर महेश ने इसका सही उत्तर दिया और आंसर आपके पास आता हुआ दिखाई देता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का। चलते हैं यहां पर, यह है आपके पास उत्तर। अगला प्रश्न इसमें कि रमेश चंद्र साहा को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। 2010 में, 2012 में, 2014 में और 2016 में। बिल्कुल यहां पर बहुत शानदार उत्तर जो है वो जितेंद्र ने दिया सबसे पहले और फास्ट मोड में कि 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और वो किस बात के लिए मिला है, तो यहां पर विनायक नामक उपन्यास पर मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास, रमेश चंद्र साहा की रचना कठिन समय में किस विधा से संबंधित है। कि ये कविता है, ये कहानी है, ये डायरी है, ये निबंध है। बिल्कुल सारे ही लोगों का इसमें यहां पर सही उत्तर है। इसका आंसर आपके पास है इसमें डायरी। इसमें उत्तर आपके पास क्या है, डायरी। और डायरी जो है वो क्या है, तो दैनिक जीवन से रिलेटेड सारी बातें, चाहे हम खुद से जब संवाद करते हुए उसमें कुछ बातें लिखें या फिर हम दूसरों से संवाद करते उसमें वहां पर कुछ बातें लिखें। जब आप कक्षा में हो, अगर डायरी लेखन वाला पार्ट अगर आपको विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है, तब इस बात को बताना है कि बेसिकली जब हम डायरी की बात अगर करते हैं तो ये डायरी जो है किसी भी आदमी को यहां पर बढ़िया तरीके से परिपक्व करती है, मजबूत करती है, एनालिसिस की भावनाएं उसमें पैदा करती है। और जब वो एनालिसिस कर लेता है तब ये मान करके चलिए कि जीवन के पड़ाव में अब आगे की तरफ वो गलतियां नहीं करेगा। चलते हैं यहां से अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर बिल्कुल सभी लोगों ने यहां पर सही दिया है। अगला पॉइंट आपके पास इसमें आता है, कठिन समय में की यात्रा किस स्थान से प्रारंभ होती है। मतलब अपने को प्रश्न ऐसा आएगा कि रमेश चंद्र साहा की रचना कठिन समय में
कि यात्रा किस स्थान से प्रारंभ हुई है, मतलब जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो ये कहां से होता है, तो इसका आंसर बिल्कुल यहां पर सभी लोगों का सही आंसर है इसमें, ये जयपुर से स्टार्ट होती है। अगर ये आ जाए कि कब से, कठिन समय में जो डायरी लेखन में यहां पर सारी बातें आई है ये कब से वहां पर, तो इस बात पर बिल्कुल आप फोकस करके रखना कि 15 सितंबर 2009 से यहां पर इसमें बातों को इन्होंने लिखना रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और वो 2017 तक आती हुई दिखाई देती है। चलते हैं आगे की तरफ। इसमें यहां पर अगला, रमेश चंद्र साहा की मान्यता के अनुसार डायरी किसके लिए सही जगह है? हमारे दिन प्रतिदिन की घटनाओं के लिए, चरित्रों के लिए और यात्रा प्रसंगों के लिए, या फिर केवल आत्मसंवाद के लिए, या साहित्यिक और आलोचना के लिए, या फिर काल्पनिक कहानियों के लिए? तब अगर हम यहां पर इसमें देखते हैं तो इसका उत्तर बिल्कुल सही सभी लोगों का आता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है और इसका उत्तर है दैनिक दिन की घटनाएं, चरित्र और यात्रा प्रसंगों के लिए इसके जो है यहां पर सही जगह है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने पास यहां पर। अगला प्रश्न और एक देखें, कठिन समय में का अंत किस स्थान पर हुआ? मतलब प्रश्न पूरा ऐसा है कि रमेश चंद्र साहा की डायरी कठिन समय में का समापन कहां पर होता है, अंत इसका कहां पर होता है? तब आपके पास आती है कि क्या जयपुर के साहित्य भवन में, दिल्ली के साहित्य भवन में, भोपाल के हिंदी भवन में और लखनऊ के साहित्य भवन में। अब देखो इसमें यहां पर एग्जामिनर ने मतलब कितने ये क्वेश्चन जो है वो कहीं आया हुआ है और कितने शानदार तरीके से यहां पर पास पास के ऑप्शन बना दिए। और जब पास पास के ऑप्शन बनाए तो उसमें वहां पर साहित्य साहित्य साहित्य, तो लोगों को लगेगा कि अरे इसमें से ही यहां पर कुछ होगा क्योंकि ये तो आंसर ही अलग जा रहा है। और जो आंसर अलग जा रहा था वो कंपटीशन के हिसाब से अपने को लीडिंग वाला पॉइंट यही था कि भोपाल के हिंदी भवन में है इसका उत्तर। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हो सकता है कि इसी पर आपको प्रश्न ये भी बना दे कि ये जो है कब समापन होता है, तो 2017 में। याद रखना है अपने को ऐसी बातें, है ना। आगे, रमेश चंद्र साहा डायरी विधा किस रूप में मानते हैं? मतलब डायरी को विधा किस रूप में यहां पर मानते हैं? आत्मसंवाद और संवाद दोनों का माध्यम मानते हैं, वो केवल संवाद का माध्यम मानते हैं, केवल आत्मसंवाद का माध्यम मानते हैं, साहित्यिक आलोचना का माध्यम मानते हैं। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर हम यहां पर इस प्रकार की चीजों में रहते हैं तो सामान्यतः जब किसी ऑप्शन में केवल लग जाता है तो वो ऑप्शन यूं ही कट जाया करता है। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास सटीक जाएगा कि आत्मसंवाद, खुद से खुद की बातें करना और संवाद दोनों के लिए ही जो है वो आपके पास यहां पर ये माध्यम है। तो इसका सटीक उत्तर आपके पास क्या गया? बिल्कुल इसमें यहां पर सभी ने, उषा ने भी जो है इसका सही उत्तर दिया है, आत्मसंवाद और संवाद दोनों का ही माध्यम रहेगा। आगे, पाठकों को कठिन समय में पढ़ने से क्या अनुभव होता है? केवल मनोरंजन होता है, गहराई, अंतरात्मा, अंतरंगता और समझ का विस्तार होता है, व्यवसायिक जानकारी मिलती है या ऐतिहासिक घटनाओं की सूची मिलती है? तब जब अगर आप इसमें यहां पर देखोगे तो इसको पढ़ने से आपको लगेगा यहां पर कि गहराई, अंतरंगता और समझ का विस्तार कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से आपके पास यहां पर और इनसे रिलेटेड जो भी आपके पास मुख्य जो बातें होती हैं उनको इसमें यहां पर शानदार तरीके से समाहित किया गया है। और यहां पर कुछ नहीं, जो बेला आएगी वो क्वेश्चनों की श्रृंखला में जब लाऊंगा तब उसमें वहां पर आपको प्रस्फुटन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं इस कठिन समय वाला जो पॉइंट है डायरी वाला रमेश चंद्र साहा का, इसको यहीं पर समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपके कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर लगातार आते रहने चाहिए कि और हमें क्या चाहिए बताइए। मेहनत करने के लिए तुम्हारे साथ में लंबे समय के एक अनुभव वाला शिक्षक जो है वो तैयार है। ठीक है कि हम यहां पर किसी कंपटीशन एग्जाम के धुआंधार वाले सक्सेस वाले पर्संस भी हैं, लेकिन आज भी एक टीचर के रूप में आपकी मदद करने के लिए लगातार जो है वो कटिबद्ध हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।